आपका बजट ये कार्यक्रम आ पहुंचा है मुंबई में, मुंबई के जमनालाल बजाज मैनेजमेंट स्टडीज इंस्टीट्यूट में। जाहिर सी बात है कि बजट को लिए कुछ ही वक्त बचा हुआ है और इस बजट से कई सारी उम्मीद है। हर आम हो, खास हो, जिसको देखा जाए तो बजट में कुछ ना कुछ पाने की रियायत जरूर मिलेगी। और ऐसे में आखिर इस बजट में क्या निकलेगा, इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट से, और साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ है। सारे प्रश्नों को टटोलने की कोशिश करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम आपको रूबरू कराते हैं हमारे मेहमान जो हमारे साथ है। हमारे साथ है विजय कलंत्री जी, जो कि ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है। हमारे साथ है पिया मेहतानी, जो कि एक एंकर भी है, ऑथर भी है, राइटर्स भी है। हमारे साथ चंद्रहास चौहान सर है, जो कि डायरेक्टर है जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के। साथ ही साथ हमारे साथ उदय तारदड़कर है, जो कि इकोनॉमिस्ट है, और जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी के कई सारे मुद्दे पर, ग्लोबल विषय पर भी उनकी काफ़ी जानकारी है। हमारे साथ दिलीप सर है, जिस प्रकार से दिलीप पिरामल सर बात करें तो इंडियन मर्चेंट चेंबर्स के अगर देखें तो प्रेसिडेंट है, लेकिन साथ ही साथ वीआईपी इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन है। इंडस्ट्रीज के बारे में इनसे हम जानकारी और ज़्यादा जो है बातें निकालने की कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्री क्या कह रही है। और उसी के साथ हमारे साथ एक वाइड ऑडियंस है, यहाँ पे है, यूथ है, उनसे भी इंटरेक्ट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इस बजट से उनको आखिर क्या क्या उम्मीदें हैं, युवाओं के हाथ में इस बजट से क्या क्या लगने वाला है। शुरुआत करते हैं विजय सर आपसे। जिस प्रकार से देखा जाए बजट से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है, अगर बात करें हर किसी को, इंडस्ट्रीज को भी और आम आदमी को भी। आपकी क्या राय है बजट के बारे में, कौन सी एक्सपेक्टेशंस होगी आपकी? जब भी बजट का अनाउंसमेंट होता है तो हर आदमी को कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होता है। एक्सपेक्टेशन तो गवर्नमेंट से ही होगा और किससे होगा, मगर जितने एक्सपेक्टेशंस होते हैं और जितने सजेशंस गवर्नमेंट लेती है उतने इम्प्लीमेंट नहीं होते, उतने सुझाव हमें लगता है माने भी नहीं जाते। कई बार हमको ऐसा लगता है कि लास्ट 5 साल से हम जो सुझाव दे रहे हैं वही सुझाव फिर से दोहराए जा रहे हैं। मगर मुझे लगता है ये बार वो मेक इन इंडिया जिस तरह से गवर्नमेंट उसको आगे बढ़ा रही है, इतना उत्साह के साथ ये प्रोग्राम विज़न प्राइम मिनिस्टर का है, तो कुछ इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कुछ करेगी। क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम देखें तो पहले तो हमने एग्रीकल्चर में काफ़ी सफलता पाई, आज एग्रीकल्चर ग्रोथ में हमारे पास सरप्लस है। उसके बाद हमें मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाना था, उसकी जगह हम सर्विसेज की ओर चले गए। तो सर्विसेज सेक्टर भी ठीक है पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है। और अगर हम चाहते हैं कि 100 मिलियन एम्प्लॉयमेंट बाय 2022 हो, तो एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या गवर्नमेंट देगी उस पर बहुत निर्भर है बजट का, और कितना उत्साह ला सकेगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। क्योंकि जब तक ग्रोथ नहीं होगा एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। और अगर हम कहते हैं कि हमें इंपोर्ट कम करना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो अगेन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रेवेन्यू की भी बहुत ज़रूर है। मगर आप अगर एग्जम्पशंस दे रहे हैं और अगर आप रैशनलाइज कर रहे हैं टैक्स स्ट्रक्चर, तो कोई ख़राब नहीं है। अभी बोलते हैं शॉर्टफॉल है हमारे डायरेक्ट टैक्स में, तो अगर आपके डायरेक्ट टैक्स में शॉर्टफॉल होगा ना, क्योंकि आपने सर्विस टैक्स इतना बढ़ा दिया है, 4.5 लाख करोड़ आप सर्विस टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो तो इनकम टैक्स पे इम्पैक्ट आएगा ही उसका, क्योंकि सर्विस टैक्स डिडक्टेबल है इनकम टैक्स। तो 16% जो आपने कर दिया, पहले 12 था, फिर 14 किया, फिर 16.5 हो गया स्वच्छ भारत टैक्स के साथ। ठीक है, ये आपकी प्रोग्राम है, आप चाहते हैं, तो अगर ये 16% का इम्पैक्ट इनकम टैक्स में आएगा, फिर आप टारगेट और रिकवरी को रेशनलाइज कीजिए। और दूसरा, ये साल इकोनॉमी में स्लो डाउन है वर्ल्ड ओवर, तो उसका भी इम्पैक्ट रहेगा। हम स्टॉक मार्केट देख रहे हैं, तो इनकम में अगर गिरावट हुई है तो ऑटोमेटिक रिकवरी कम होगी। इसको भी समझना बहुत जरूरी है। टारगेट सिस्टम एक बंद करना चाहिए गवर्नमेंट। बिल्कुल जाहिर सी बात है। आई एग्री, आपका बजटिंग करो, आप प्लानिंग करो, बट टारगेट्स देते हो, उससे इंडस्ट्री में और हैरेसमेंट बढ़ता है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है वो, तो आपका कॉन्ट्रेरी टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। तो मुझे लगता है कि एक रैशनल प्रैक्टिकल थिंकिंग होना चाहिए। तो बजट से मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंटरप्रेन्योर और टैक्सेशन का कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और जितना ऑनलाइन करें ताकि हमारे कांटेक्ट ही नहीं रहे। डिस्कनेक्ट कर दो हमको ऑफिसरों से। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है। टारगेट दीजिए, उसको अचीव कीजिए, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकालिए, ये कहीं ना कहीं और इंप्लीमेंट कीजिए, ये आपका कहना है। पिया जी, अगर आपसे कहेंगे ओपनिंग रिमार्क्स के बारे में, आपकी क्या उम्मीद है इस साल के बजट से? Well, I always see as a development economist, I always evaluate any budget in terms of what it can do for development. And development is a process of transformation, and all of us know that takes time. Now, if I'm to be specifically, if I'm to talk of this budget, what I would like to see is what is the government doing to actually kickstart the engines of growth. Now, one major engine of growth is infrastructure spending. The other major infrastructure of growth is the rural economy.
And this is very important because if we are to actually boost domestic consumption, because let's face it, I mean, currently with the global economic slowdown, trade is an ancillary engine of growth. The primary driver would be domestic consumption. So what is the government going to do to actually expand capacity creation in a way that will increase employment, number one? That will also quicken implementation. As Mr. Kalantri said, implementation has always been a laggard. You know, promises are made and somehow those promises don't actually fructify. So if you were to look at this budget as a continuum of what happened last year, I think what is very important is infrastructure spending, rural economy, and insofar as the tax structure is concerned, it's important to actually simplify the rules further and also broaden the tax net. I think that there are a number of areas that continue to be undertaxed for various reasons, including political, and I think it's important to actually bring those areas into the tax net. बिल्कुल, टैक्सेस के बारे में ज़्यादा अहम बातें रहेंगी इस बार। आखिर किस प्रकार के टैक्सेस आते हैं, इस पर लोगों की ज़्यादा नज़र रहेगी। हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रहास सर, जिस प्रकार से देखा जाए तो बजट को लेकर हम उम्मीद देते हैं, आप हालांकि एक एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आपकी क्या उम्मीद है इस बजट को लेकर, क्योंकि एक महत्वपूर्ण योगदान देता है एजुकेशन। राइट, बजट से बहुत लोगों की उम्मीदें ज़्यादा है। आप देखिए लास्ट 1-1.5 साल से जो इंडिया में वाइब्रेशन आ चुका है, डिजिटल इंडिया है, देन स्किल इंडिया है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, ये सब देखा जाए तो एक पॉजिटिविटी वाइब्रेशन आ चुका है। बट लेकिन इसमें इसकी जो मेन समस्या है जो एजुकेशन है, एजुकेशन में आप अगर देखा जाए तो जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है प्राइमरी एजुकेशन में और सेकेंडरी एजुकेशन में, वो तो 70% है, और जब हायर एजुकेशन में आप जाते हो तो उसका परसेंटेज सिर्फ 7% रहता है। यानी जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है, जो फैसिलिटीज़ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ टीचर्स, वो सब थोड़ा सा इसके गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन से गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। तो स्किल बिल्डिंग डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को ये तरफ ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, एजुकेशन सेक्टर तो हालांकि एक अगर कहा जाए तो बैकबोन कहा जाएगा। जितने भी अभी नए स्कीम्स उनकी आए उनके लिए, क्योंकि स्किल की ज़रूरत है, डेमोग्राफिक डिविडेंड तो भारत के पास बहुत है, आने वाले समय में इसी की ज़रूरत होगी, तो एजुकेशन तो जाहिर सी बात एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। उदय जी, जिस प्रकार से डोमेस्टिक इकोनॉमी है, इंटरनेशनल इकोनॉमी है, इन दोनों को अगर संलग्न करना हो और अच्छा खासा अगर इसमें अगर देखा जाए प्रॉफिट कमाना हो तो किस प्रकार से बजट होना चाहिए? जस्ट कैरिंग फॉरवर्ड, जो स्मॉल सेक्टर है, मीडियम सेक्टर है, माइक्रो सेक्टर है, देयर आर क्लोज टू 6 करोड़ पीपल जो जुड़े हुए हैं इसमें, तो उनको अगर हम इस तरह से इम्पेचस दे तो ही इकोनॉमी हमारी चलेगी। एट द सेम टाइम आपको 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेगी कि क्रूड प्राइस जिसका जो अभी जिक्र हो रहा था हर जगह पे, क्रूड प्राइस नीचे आने के बावजूद हमारे यहाँ पे पेट्रोल की प्राइसें जितनी कम नहीं हुई, ऐसे एक क्रिटिसिज्म किया जाता है। एंड प्रोबेबली दैट इज ऑल्सो क्लोजर टू, बिकॉज वी आर अगेन क्लोजिंग टू 6% इन्फ्लेशन, जो 5 के नीचे आया था। तो गवर्नमेंट जो भी करती है ठीक है, उनके हिसाब से जो उन्होंने एक्साइज बढ़ाया, लेकिन इस साल जो पिछले साल में गवर्नमेंट ने जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा था वो पूरा नहीं कर पाए, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट की हालत बहुत ख़राब है और एक ग्लोबल इम्पैक्ट यहाँ पे आ रहा है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम है। तो इस सब देखने के लिए हमको मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा ठोस उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसे नहीं है कि ये करते करते आपको एक याद रखना पड़ेगा कि पिछले 2 साल से हमारे यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रेनफॉल नहीं हुआ है, और आने वाली साल में अच्छी उम्मीद है रेनफॉल की, तो हमारा एग्रीकल्चर अगर उसमें ऑटोमेटिक ग्रोथ होए तो वी ऑलवेज शुड लुक एट ऑल्सो द सेमी अर्बन और सेमी रूरल एरियाज where the growth comes. It's not just talking about agriculture. Ancillary भी उसको इतना ही सपोर्ट देती है। तो बजट में अगर आप बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर बूस्ट और स्पेंडिंग अगर बात करें हम लोग, तो फिस्कल डिफिसिट अभी कंट्रोल में है, और आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आए? तो अभी हमारे यहाँ पैनल पे तो इंडस्ट्रियलिस्ट के रिप्रेजेंटेटिव है, वो शायद ज़्यादा बता पाएंगे कि इंडस्ट्रियलिस्ट को इस गवर्नमेंट पे के ऊपर कितना भरोसा है। अगर वो इन्वेस्ट करेंगे और गवर्नमेंट का भी इन्वेस्टमेंट आएगा तो ओवरऑल ग्रोथ होने की संभावना है। जाहिर सी बात है, सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर का भी उतना योगदान होना चाहिए। इस वक्त दिलीप सर आपसे बात करते हैं। आप तो इंडियन मर्चेंट चैम्बर्स के प्रेसिडेंट हैं, आप एक समन्वय की भूमिका अदा करते हैं इंडस्ट्रीज के साथ साथ और गवर्नमेंट जो है रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ भी, और स्वयं एक उद्यमी है। तो ऐसे में आपकी क्या ये रहेगा, किस प्रकार से बजट होना चाहिए, कौन से ऐसे मुद्दे बजट में जरूर होने चाहिए? मेरा ये मानना है कि जो अभी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज और इकोनॉमिक पॉलिसीज तो गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी हैं, एंड द गवर्नमेंट इज़ इन अ वेरी हैप्पी स्टेट इन द सेंस दैट ऑल द इंडाइसेस आर वेरी गुड।
The fiscal deficit is coming down. The CAD, current account deficit, is coming down. GDP growth is the highest this year as compared to the last 5 years. The CPI, Consumer Price Index, is the lowest as compared to the last 5 years. So on all these accounts, government is in a very comfortable, good position. Also, the crude oil prices are the lowest in a decade, I think. So from that point of view, also the burden on the government has gone down. On the CAD and the fiscal deficit also has come down because of that. What I would like is that the earlier promises, assurances given on the policy structure, one of the important things was that the tax rate will be brought down to 25% over a period of 4 years. Now, I think that should be started implementing this year. Last year, nothing was done. But this should definitely start this year. And we should have action. I think everywhere the policies are good. Like in investment, you asked me about investment. We definitely need investment in infrastructure, which is being done. There is, the government has cleared all the backlog in the coal mining sector. They have started the allocations. So obviously the investments will come. In the roadways, there were so many projects which were stopped, and those have been cleared and investments are being made. Railways has just been announced. So the most important thing is that investment has to be done in infrastructure. I think the private sector at the moment is not in a position to make too much investment because, for one thing, their capacities are still underutilized. So there is not so much need for them to make new investment. That investment has to come from infrastructure, and that will induce consumption. Consumption goes up either because when the general economy goes up, when people have more money in their pockets, they start spending more. And how do you induce that? The typical way is to have more investment in infrastructure. बिल्कुल बिल्कुल। पीआर जी से हम ये सवाल पूछना चाहेंगे। आपने देखा होगा जिस प्रकार से नंबर की हम बात करते हैं, चाहे वो सर ने कहा, दिलीप सर ने कहा कि जो नंबर्स इस वक्त बैक कर रहे हैं इंडिया को, सीएडी के नंबर आप लिख लीजिए उठा के, काफ़ी अच्छा इस वक्त है। जीडीपी जो है 7.5 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अनुमानित है कि चली जाएगी जीडीपी भी। ऐसे में अगर नंबर्स बैकअप कर रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट को एक कुशन मिल जाता है एक ऐसे स्टेप्स लेने के लिए जो आने वाले समय में इन सभी मुद्दों को जो एड्रेस कर सके। तो ऐसे में एक्सपेक्ट क्या करती है? नंबर्स तो काफ़ी ठीक है, हालांकि आने वाले समय में आगे जाके Absolutely. I think the numbers, as you mentioned, are quite encouraging. But I think the main deterrent here is, and again, work is being done to resolve that, is the MPA issue. And a number of these MPAs have arisen from loans given to various sectors in the infrastructure sphere. This is an opportunity for the government to actually, because it has the numbers on its side, as even compared to 2 years ago, this is the opportunity that the government has to actually not just increase allocations towards infrastructure, which I believe it will do, but also to improve the performance of public sector units. And when you improve performance, and I believe there is a transition to performance-based functioning, be it in the banks, be it as we saw in the announcement of the railway budget today. So when you increase when you work towards this transition to performance-based functioning, what you actually have is cost reductions. And this is an area where I think a lot can be reformed. We've seen some work on subsidy reform. I think that there is a considerable amount of scope for subsidy reform. And so that would be one area of savings. The other area, of course, as has been repeatedly mentioned, is increase allocations towards infrastructure and see that these implementations actually happen. And I believe that a main deterrent here would be removed once we actually see the banking sector, that is the PSU banks particularly, function with in accordance to efficiency norms. Now, I think that this would take at least 6 to 8 months. But what I see is that in the last 5 years, never before has the government actually had the opportunity to make the kind of, to give the kind of impetus to infrastructure as it has this year. And I really, and I'm sure the government would make use of this opportunity. बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी की यूज़ ज़रूर करेंगे और जाहिर सी बात है इन नंबर जैसे हमको क्वेश्चन मिलने की कोशिश हम करेंगे तो उस पर भी ध्यान देंगे। हालांकि हम जाएंगे स्टूडेंट्स की तरफ, लेकिन उससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद हम जानेंगे आखिर जो युवा शक्ति है उनके मन में क्या बात है, आखिर वो क्या सोचती है इस आने वाले बजट को लेकर। Introducing SBI FlexiPay Home Loan. Home loan EMIs to match your income today and tomorrow. Why wait till tomorrow when you can buy a dream home today? डैड, अगले हफ्ते मैं कितने साल की हो रही हूँ? 18? 19? 18। तो पिछले साल की तरह कोई टेडी बियर या रोबोट मत लाना। देखना
कहीं ये टेडी बेयर तो नहीं है? देखो जरा। थैंक यू डैड। एक पेंडेंट काफी होता। बेटी बड़ी हो गई है, उसके फ्यूचर के लिए छोटा छोटा नहीं, बड़ा इन्वेस्टमेंट। उसकी खुशी है हमारी तैयारी। LIC के सिंगल प्रीमियम प्लान्स, बार बार प्रीमियम नहीं, सिर्फ एक प्रीमियम का इन्वेस्टमेंट और जिंदगी भर की निश्चिंता। An exclusive and easy finance option for e-commerce sellers. Introducing SBI Smart SME e-commerce loan. A collateral-free, fast online loan. For more details, log on to www.sbi.co.in. मुबारक हो सेठ जी, आखिर चौधराइन आई गई कर्जा मांगने। आओ आओ चौधराइन। राम राम सेठ जी। सुना है बिटिया की शादी तय हो गई है। हाँ सेठ जी, बहुत अच्छा घराना है। कुछ रुपए पैसों की मदद हो तो। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने इसके लिए ग्रामीण डाक जीवन बीमा पहले से ही करा रखा है। फिर भी जरूरत हुई तो दूसरी पॉलिसी पे लोन ले लूंगी। मैं तो बस ये न्योता देने आई हूँ। ग्रामीण डाक जीवन बीमा, ताकि आपकी शान हमेशा बनी रहे। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। अब सिर्फ 31,000 रुपए में खुशियां घर लाइए। बजाज CT100, खुशियों का जैकपॉट। आज का थोड़ा कुछ कल का बहुत कुछ बन सकता है, इसीलिए LIC का जीवन शिखर। वन टाइम प्रीमियम इक्वल्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। Introducing SBI Asset Backed Loan. A loan against mortgage or property. With simple and quick processing facility. Best interest rates. And easy repayment options. SMS SBI ABL to 567676. बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। सब लोग जाग रहे हो, तू सोने चली आई? थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। आराम करना ही सिखाया तेरी माँ ने? हाँ? तेरी दीदी का फोन आया। ये लोग ताना देते हैं, कहते हैं कि तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। दीदी, आप मेरी तरह कमजोर ना पड़ना। आप अभी पुलिस को फोन करो। प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अनुसार महिलाओं पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न कानूनी अपराध है। डैड, अगले हफ्ते मैं कितने साल की हो रही हूँ? 18? 19? 18। तो पिछले साल की तरह कोई टेडी बियर या रोबोट मत लाना। देखना कहीं ये टेडी बियर तो नहीं है। देखो जरा। थैंक यू डैड। एक पेंडेंट काफी होता। बेटी बड़ी हो गई है, उसके फ्यूचर के लिए छोटा छोटा नहीं, बड़ा इन्वेस्टमेंट। उसकी खुशी है हमारी तैयारी। LIC के सिंगल प्रीमियम प्लान्स, बार बार प्रीमियम नहीं, सिर्फ एक प्रीमियम का इन्वेस्टमेंट और जिंदगी भर की निश्चिंता। Introducing SBI Asset Backed Loan. A loan against mortgage or property. With simple and quick processing facility. Best interest rates. And easy repayment options.
SMS SBI ABL to 567676. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सबका बजट इस कार्यक्रम में। हालांकि जैसे कि हम कह रहे थे कि सबसे महत्वपूर्ण बात है युवा शक्ति की, जो युवा शक्ति जिसके हाथ में स्टार्टअप इंडिया है, मेक इन इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है। आने वाले समय में देखा जाए तो इन्हीं के हाथ में जो आने वाली कमान हो सकती है। तो ऐसे में इस युवा शक्ति का क्या कहना है, इस बजट को लेकर क्या देखते हैं? हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के बजट से उनकी उम्मीद है। जी आप बताइए, बजट जो है कौन सी उम्मीदें आपको रहेगी? क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा कि डेमोक्रेटिक डिविडेंड स्टूडेंट्स के पास है, तो अब बजट जो साबित हो रहा है, आप क्या चाहते हो उसमें क्या होना चाहिए? मेरा क्वेश्चन फिस्कल डेफिसिट को लेके है। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट और सारे आर्टिकल्स पेपर में आते हैं पीपल से कि फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के कंपैरिजन में 3.4 होना चाहिए, 3.8 होना चाहिए। बट गवर्नमेंट इजंट इट इम्पोर्टेंट अभी गवर्नमेंट के लिए ये डिसाइड करना कि टोटल एक्सपेंडिचर में से मेरा कितना परसेंटेज डेट से आ रहा है और कितना मेरा रेवेन्यू से आ रहा है। शुडंट दैट बी द मेन टारगेट टू मेन नंबर टू टारगेट? अभी जीडीपी को लेकर टारगेट करना में क्या मतलब इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टारगेटिंग 3.4% एज कम्पेयर टू जीडीपी? क्योंकि जीडीपी अभी इन्फ्लेशन कम है तो मे बी जीडीपी अच्छा दिखा रहा है, कल ऑयल बढ़ जाएगा, कमोडिटीज बढ़ जाएंगे तो जीडीपी का ग्रोथ फिर से कम हो जाएगा। तो वाई इज दैट नंबर इंपॉर्टेंट और वो नंबर इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है कि टोटल एक्सपेंडिचर में से मेरा डेट से कितना आ रहा है पैसा? जाहिर सी बात है कि ये एक महत्वपूर्ण सवाल जाहिर सी हमेशा रहा है सरकार की तरफ से भी कि आखिर इसको कैसे एड्रेस किया जाए। जी विजय सर से आपसे पूछना चाहूँगा इस बारे में मैं कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि नंबर्स को हम इतना क्यों तवज्जो दे रहे हैं, जहाँ तक बात करें डेट की हम बात करते हैं, इस पूरे आंकड़ों की बात करें तो प्लान एक्सपेंडिचर और अनप्लान एक्सपेंडिचर दो चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में है। अब हम लोग ने जब इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए तो हमने अनप्लान एक्सपेंडिचर को तो कंट्रोल नहीं किया, प्लान एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किया। प्लान एक्सपेंडिचर को कभी कंट्रोल नहीं किया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात चल रही थी कि अनलेस अनटिल हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ बढ़ाए, आज चाइना की ग्रोथ देखिए, 1939 में यूएस ने स्टार्ट जो ग्रोथ किया वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से किया। तो इज़ वेरी राइट कि आप जीडीपी को आज के नज़रिए से मत देखिए, एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखिए, डेट रेवेन्यू का समावेश देख के। मगर फिस्कल डेफिसिट की हर बार इतनी परवाह भी नहीं करनी चाहिए, ये जो हम करते आए हैं। फिस्कल डेफिसिट हमें प्रेस को खुश करने के लिए वो जरूरत नहीं है। आप कंट्री में क्या कर रहे हैं ग्रोथ के लिए? आज इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास एक भी बैंक नहीं है। पहले आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीसीआई सब डेवलपमेंट बैंक्स थी, अब सब बैंक हो गई है, रिटेल बैंक से। मतलब इसमें और एक मुद्दा आता है कि अगर हम जो फिस्कल डेफिसिट की बात, फंडिंग नहीं होगा जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप? बिल्कुल, और इसके लिए स्पेंडिंग की ज़्यादा जरूरत होनी चाहिए। इन्होंने कहा एनपीए के बारे में, तो सब एनपीए दिखाई देंगे आपको, क्योंकि 1.5 साल में तो इंफ्रास्ट्रक्चर की परमिशन ही नहीं आती है। 37 परमिशन है, कहीं 52 है, पावर में कहीं 62 है, तो परमिशन आती ही 1.5 साल लग जाता है। और पावर प्लांट में कभी कोल लिंकेज नहीं मिला, कभी गैस लिंकेज नहीं मिला, कभी कोई स्कैम हो गया। वैसे ही रोड का तो ये जो नंबर है वेरिएबल नंबर जरूर है, इस पे हम ध्यान इतना नहीं देना चाहिए। आने वाले समय बात कर एक्सपेंडिचर से, सर ने कहा कि इन एक्सपेंडिचर में 7 से ज़्यादा जो अगर देखा जाए एक्सपेंडिचर देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि आने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट है इसको देखते कंट्री में आएगा। कोई दूसरा सवाल? जी बिल्कुल, हम आप बताइए, आपका क्या सवाल है? जी, ये जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मॉडल आगे चला रहे हैं, मेरे ख्याल से 10th 5 ईयर प्लान से, तो एग्रीकल्चर को जो बूस्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी बार ये कहा गया है कि पिछले प्रोग्राम में भी पीरामल साहब ने कहा था कि कंट्रीब्यूशन जीडीपी को जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का वो 15% पे आ गया है, जो कम होते जा रहा है। तो क्या हम गलत मॉडल तो यूज़ नहीं कर रहे, एग्रीकल्चर को बूस्ट ना करते हुए इंडस्ट्री को बूस्ट कर रहे हैं? सोशल सेक्टर में डेलिबरेटली जो इश्यूज अभी आगे आ रहे हैं, जैसे जाट के इश्यू हो, मराठास के इश्यू हो, दीज ऑल आर ओबीसी के इश्यूज है, तो उसके लिए क्या अलग अलोकेशन होगा बजट में? ये भी एक सवाल पैदा होता है। बाय रूल as I know 8% or 9% is allocated by government for SC and STs people, which is not actually used by government. The fund दूसरी तरफ कहीं तो allocate किया जाता है, और क्या उसमें बढ़ोतरी होगी? बिल्कुल, क्या उसमें बढ़ोतरी होगी? इस सवाल में आएगा और एक सवाल लेंगे हम, फिर हम अपने पैनलिस्ट के पास जाएंगे इसको लेके। एग्रीकल्चर का एक सवाल जाहिर सी बात है क्या है, उदय सर मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर जवाब दें, लेकिन उससे पहले एक और सवाल लेंगे हम। किसी और को सवाल? जी बिल्कुल, 1 मिनट जी पूछिए। जब सबका बात और आता है तो एक गरीब किसान की भी बात आती है।
और मोदी सरकार ने, जैसे शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान, तो जवानों के लिए तो 1 रैंक 1 पेंशन आ गया, किसानों के लिए क्या आएगा ये बजट? बिल्कुल, किसानों के लिए क्या आएगा, ये एक और सवाल आ गया यहाँ पर। स्टार्टअप इंडिया आपने सुना होगा, स्टार्टअप इंडिया हालांकि मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, लेकिन एग्रीकल्चर स्टार्टअप कब आएंगे, ये भी कहीं ना कहीं सवाल उठते जा रहा है कि हमको अगर एड्रेस करना होगा तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि एक बड़ा चंक एग्रीकल्चर से आता है। उदय सर, मैं चाहूंगा कि एग्रीकल्चर आप जरा इन सवालों को एड्रेस कर दें। नहीं, जो फोकस अभी यहाँ एग्रीकल्चर के ऊपर चल रहा है, किसानों के ऊपर तो होना ही चाहिए। आप ये भी उसमें गौर से देखना पड़ेगा कि हर साल किसान की उम्मीद जो रहती है वो हमेशा बारिश के ऊपर रहती है। ये थोड़ा हमारा जो मौसमी तरह का जो वातावरण है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार ने कुछ करना नहीं चाहिए, सरकार ने तो करना ही चाहिए, लेकिन आपको मैं एक उल्टा सवाल पूछता हूँ, हर एग्रीकल्चरिस्ट को सिटी में आना है और हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, तो दोनों में अपने को बैलेंस करना चाहिए। इस अगर आप देखोगे तो स्मॉल सेक्टर को यू कैन नॉट इग्नोर स्मॉल सेक्टर व्हेन यू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर सिर्फ सीमित नहीं होता है कि आप अनाज उसको पकाओ तो अनाज उगाओ, उसके साथ में जो एंसिलरी यूनिट्स रहते हैं जैसे हॉर्टिकल्चर भी है, उसमें भी काफ़ी कैश क्रॉप जिसको हम बोलते हैं, तो अभी उसमें थोड़ी एक विशेष सर्कल ऐसी है जैसे गन्ने का उत्पादन होता है, तो गन्ने के लिए जितना पानी लगता है और उसकी वो कैश क्रॉप है, तो जाहिर है कि हर किसान उसके ऊपर उसकी उम्मीद रखता है। लेकिन किसानों को भी हमको ऐसी कोई सुविधा देनी चाहिए जिसमें वो मल्टीपल क्रॉप करे और उसका रेवेन्यू भी मेंटेन करे। तो ये मॉडल जब तक नहीं आता, और ये मॉडल सिर्फ पेपर में नहीं रहना चाहिए, उनको जाके वो समझाना पड़ेगा कि इससे आपका फायदा हो सकता है। और दूसरी रही बात पानी की, तो इरिगेशन में मैक्सिमम एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तब तक तो ये ऐसे ही चलने वाला है। अदरवाइज देयर इज अ बिग कॉन्ट्रास्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेपिंग ऑन द मार्स एंड आवर पीपल डोंट हैव वाटर टू ड्रिंक। तो ये जो डिस्पैरिटी है उसको खत्म करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, हम जाएंगे विजय सर के पास। विजय सर, आप कुछ कहना है इस बारे में, जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है, स्टार्टअप की हम तो बात हमेशा करते हैं, लेकिन इरिगेशन पर भी उतना ही ध्यान देना जरूरी होगा क्योंकि सरकार दे रही है इस वक्त। नहीं, एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ऐसी कई योजना है। और उसके अलावा एग्रीकल्चर में एक तो टैक्स भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, तो एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट काफ़ी कर रही है और कर रही आई। तो इन्होंने सही कहा कि ड्रॉट, अभी लास्ट 2 साल से ड्रॉट है, तो सर्टेन ग्रोथ पे तो इम्पैक्ट आएगा ही। हम आपके पास आना चाहेंगे सर, जिस प्रकार से कहा कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की जरूरत है, फूड प्रोसेसिंग पार्क हमने अनाउंस किए हुए, उसके लिए अलग पॉलिसी हमने ऑर्गेनाइज की गई है, साथ ही साथ इरिगेशन के लिए हम ज़्यादा जो है तवज्जो दे रहे हैं, उसमें हम ज़्यादा फंड एलोकेशन कर रहे हैं। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर से आखिर किस प्रकार से योगदान सरकार को रहेगा, और क्या प्राइवेट सेक्टर ये एक्सपेक्ट करता है कि सरकार इस बजट में वो नीतियाँ बनाए? देखिए, एग्रीकल्चर इतना बड़ा विषय है कि मुझे लगता है कि बजट इज नॉट द राइट प्लेस टू डिस्कस एग्रीकल्चर, बिकॉज देयर इज वेरी लिटिल रेवेन्यू एस्पेक्ट इन एग्रीकल्चर बजट होना चाहिए उसके लिए। नहीं, एग्रीकल्चर इज नॉट अ बजट, इट शुड बी अ सेपरेट सब्जेक्ट। एग्रीकल्चर इज 50% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. There are a lot of underemployment in agriculture, no doubt, and there is a need that we should be more urbanized as a country. The urbanization has to increase if we have to develop. But what I am saying is that agriculture is not really a subject which will get much importance in the budget. And I am very technically speaking about the budget. And this is because in the budget we should concentrate on what the budget will do. And agriculture is one of the important economic aspects of the country. As I said, 50% of the population is dependent on agriculture, and we should have an independent agricultural policy, which we do. So I don't think that we should give too much importance to agriculture during the budget, in the budget discussions. बिल्कुल जाहिर सी बात है। कुछ और सवाल लेंगे हम, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनसे। जी कहिए, आपका क्या सवाल है? Sir, on Jan 16th, Prime Minister Mr. Narendra Modi has announced Startup India mission. But if we try to understand this deeper, we see that all this startup ecosystems which have been developed all through the world have been backed by deep research R&D backing. Say like USA or Israel, all of these have very strong research foundations. But in India, that is not yet developed. So how do you see this? Is this going to be any potential drawback to India? Alright. R&D के बारे में एक सवाल है, इस पर हम भी राय ले लेंगे। और एक सवाल हमारे पास एक स्टूडेंट्स है, उनसे लेंगे, फिर हम अपने गेस्ट के पास जाएंगे। जी, रिडक्शन इन टैक्सेस. So the government is going to bring down the corporate taxes to 25% in the coming 4 years. So what are the different avenues available with them to fill this deficit that will be created by reduction in taxes? बिल्कुल,
सबसे पहले आर एन डी के ऊपर सवाल ले लेंगे हम। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि आर एन डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसको कहने की तवज्जो देने की ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। पीएम जिस प्रकार से हम कहते हैं कि आर एन डी पे ज़्यादा जो है खर्चा हम स्पेंड नहीं कर पाते, चाहे फिर वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स की हम बात करें या फिर अक्रॉस सेक्टर हम बात करें, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आगे जाकर के हमें कुछ नए प्रोडक्ट मिलेंगे जो कि बाजारों में हम बेच पाएंगे इस आर एन डी के जरिए। तो ऐसे में आखिर कौन सा फोकस होना चाहिए सरकार का और बजट में इसमें कितना एलोकेशन होना चाहिए? Well, I think that when we talk about research and development, I completely agree with you that the linkages between research and development in India and universities, academic institutions, it's very weak and it has to be built upon. Because if you're looking at Startup India, you're looking at the larger ecosystem of innovation, and frankly, we've just at the beginning of evolving that ecosystem. And there are in a number of sectors, including we just spoke about the agricultural sector, this need to evolve an ecosystem which has forward and backward linkages, which links the micro entrepreneur with the larger picture of R&D. Not every sector requires heavy spending in R&D. There's a considerable amount of potential for innovation in India at the grassroots level, which does not require very heavy R&D. So I think you need to have an integrated approach. But yes, the allocations to R&D have to improve. Generally, I anticipate that innovation is going to be a focus of the government because of Make in India, because of Startup India. But I'd like to see its linkages to the grassroots. एब्सोल्युटली। मैं ये बात जो है बात करेंगे चंद्रा जी से, जो कि डायरेक्टर है जनरल बजाज इंस्टीट्यूट के। आर&डी कहीं ना कहीं इंटीग्रेट होनी चाहिए एक एजुकेशन सिस्टम में, जो कि आगे जाके कंप्लीट मॉडल बनाए। कोई स्टूडेंट्स बाहर जाए तो जाहिर सी बात है कि वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं अगर हम इंक्लूड करें, ये भी बात कहीं ना कहीं उठती थी। तो आपका इस पर क्या कहना है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गैप आ चुका है वो गैप रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया, इसमें बहुत बड़ा गैप आ चुका है। इसमें गवर्नमेंट को इसकी तरफ ध्यान देनी चाहिए कि जो R&D जो डेवलप होनी चाहिए, जो R&D जो डिपार्टमेंट और R&D इश्यूज जो डेवलप होने चाहिए, वो रूरल सेक्टर में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। जो गैप इतना वाइडिंग हो चुका है, इसीलिए जो यूथ आजकल का जो यूथ है वो खेती में काम करना नहीं चाहता, वो हमेशा शहर में आना चाहता है, जॉब करना चाहता है। बट लेकिन इतना हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर 70% एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, और जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें अगर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर लेती है, सरकार का ध्यान इस तरफ जाता है, तो डेफिनेटली अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा सा R&D डेवलप कर लेते हैं तो डेफिनेटली है ना सबके लिए वो फायदेमंद रह सकता है। इनोवेशन ऑलवेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्री व्हेन इट कम्स टू यू हैव यूनिक प्रोडक्ट इन द मार्केट टू सेल। तो ऐसे में इंडस्ट्री किस प्रकार से देखती है R&D पे? हालांकि प्राइवेट ज़्यादा पार्टिसिपेंट देख रहे हैं, गवर्नमेंट की अगर इतना शायद ज़्यादा ना हो तो। See, while there is no denying that R&D is very important, but I think there is a very strong misconception about R&D and Make in India. Because if your question was that we are not able to make in India because we don't have R&D, let me correct the impression. What we need in what is not being made in India is not the technical things. It is all the low-wage goods which are not being made in India. Today, it's like all these textiles and ready-made shirts and all these low-wage goods which really don't require any technology, where the labor content is high. All these things are being made in China and they are being imported. Bilkul. And what if we make all our automobiles, we are making about 3 million automobiles we are making in India. 3 million is the local consumption. I'm talking only of passenger cars, but we are making, I think, more than 1 crore two-wheelers, and we are making 3 million passenger vehicles for India, and we are exporting about 1 million or maybe even more. So we are making the high-tech stuff in India. That is because we can afford the wages paid to these, the high wages, about 30, 40, 50,000 rupees per month are paid to the workers. Where Make in India is losing out is where we have to pay 10,000 and 15,000 rupees per month to the workers. There, because of our labor laws and all that employment is going to China. So there is a very strong misconception that this Make in India has to happen in all these low wage, in the mass produced goods. That is being made in China, and it is very easy. MSME का एक ज़्यादातर चंक जो है जो है मेक इन इंडिया उस पर ज़्यादा थ्रस्ट दे रही है अगर देखा जाए। The last 25 years, our whole manufacturing policies have been wrong. Earlier on we forget that till the year 2000, consumer goods import was not allowed into India. People have absolutely forgotten that. So till the year 2000, whatever was made in, everybody was a manufacturer. Whatever was sold in India had to be made in India. Consumer goods was not allowed. After that, consumer goods started being allowed, and the import duty also is now 10%. Originally it was 80%. But now, in the last 5-6 years, the peak rate of duty is 10%, except in automobiles and all where the duty is very high.
and that is why automobiles are not easily imported. But in the mass-produced goods, where there is maximum potential for employment, we are importing things from China. And that is a anomaly, a major anomaly, and government has to address that, and they are not doing it. कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में एक क्वेश्चन यहाँ पे उठाया गया था। कॉर्पोरेट सेक्टर के जो टैक्सेस है उनका रिजीम जो है कहीं ना कहीं जो टैक्स रेट्स है वो कम होनी चाहिए। पिछले साल के बजट में देखा था, उन्होंने कहा था 4 साल का एक टाइम फ्रेम दिया गया था, उसके तहत जो 25% जो है टैक्स जो कम किया जाएगा। विजय सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से कॉर्पोरेट टैक्स की एक हमेशा से ही दरकार रही कि और जो टैक्सेस है वो कम होनी चाहिए, जो कि और से ज़्यादा जो है कॉर्पोरेट सेक्टर को एक ब्रीदिंग स्पेस मिले, आपका कहना है इसके ऊपर? टैक्सेस अगर कम होंगे तो उतनी लिक्विडिटी कॉर्पोरेट को मिलेगी, तो वो लिक्विडिटी से डेवलपमेंट होगा। हायर टैक्सेस में लिक्विडिटी नहीं होती है। जहाँ भी हायर टैक्सेस रेजिम होगा तो इम्पैक्ट रहेगा। जीएसटी में भी जो बात चल रही है कि आप 18% और 12% करिए और 18% पे कैप रखिए, तो इसलिए कर रहे हैं कि हाई टैक्सेशन रेजिम नहीं हो हमारे यहाँ। आज हमारे यहाँ कितने मल्टीपल टैक्सेस है, हर तरह के टैक्सेस भर रहे हैं, एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्स, सरचार्ज टैक्स, हर तरह के टैक्सेस है यहाँ पे। तो वो 17-18 टाइप के टैक्सेस जो भर रहे हैं, तो जीएसटी आने से थोड़े कम हो जाएंगे, मगर एक रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेशन सिस्टम तो बहुत ज़रूरी है ताकि हम आगे बढ़े। और दूसरा, इन्होंने जो स्टार्टअप का कहा, गवर्नमेंट ने स्टार्टअप के लिए काफ़ी ईज पॉलिसी बनाई है कि 3 साल तक कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, 3 साल तक कोई लाइसेंसिंग नहीं है, 3 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। तो एक अच्छा है, 3 साल के बाद क्या वो देखना है, मगर एक पॉलिसी अच्छी है, थिंकिंग अच्छी है, विजन अच्छा है। अब उसको आप किस तरह से ले, किस तरह से आगे बढ़े, उस पर है आज। मगर आज भी वर्ल्ड ओवर जैसे हम लोग ने आज तक एक क्रिएट नहीं कर पाए बड़ी कंपनी, जैसे आप गूगल बात कर, वहाँ 60% इंडियंस काम कर रहे हैं, पर इंडिया में वो एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट नहीं मिला है, या कोई एंटरप्रेन्योर ऐसा खड़ा नहीं हुआ है जो उधर कर सकता है तो यहाँ भी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि एक नए प्राइम मिनिस्टर की एक अच्छी विज़न है मोदी साहब की, बट विज़न के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन हर लेवल पे। सिंगल विंडो की हम बात करते हैं, हमने कहा सिंगल डेस्क की बात करो, क्योंकि विंडो के पीछे तो 12 दरवाजे हैं, डेस्क के पीछे कुछ नहीं मिलेगा। तो सिंगल डेस्क। उदय सर से हम बात करेंगे, आपको इस बारे में कहना था। बिल्कुल, आई वांट टू क्लियर अ फैलेसी बाय रिड्यूसिंग दैट tax structure of 25%. Government is not going to lose any revenue. Remember, under the finance ministry, there is expenditure department and revenue budget. So revenue will never allow this to do. In fact, if you look at and analyze, the actual tax payable by the corporates is close to 28.5%. This was analyzed last year. I think both the people on my right and left will agree to that. Extreme life and rate. So in fact, government is not going to lose any revenue. On top of that, GST as soon as when it comes, it will add to government's kitty. So it's a fallacy if you think that by 25% corporates are going to gain. No. Absolutely. एक और सवाल ऑडियंस की तरफ से हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। जी, क्या आपका सवाल? Earlier business used to survive for 50 years, 60 years. He divided in 5 waves. But latest wave which is happening now, the life of the corporate himself is expecting around 30 years. Because of the innovation, because of digital, because of technology, the business models, I don't say models available in business. Earlier business model होता था, आज models available in business कुछ change हो गया. So how companies are going to accept the business model change and how it will have an impact on the economic perspective? Probably I'd like to get question from the economist as well as the industry practice. Absolutely. हम आपके पास आएंगे, एक और सवाल लेंगे, उसके बाद हम आपके पास आएंगे इस बारे में। जी, आप बताइए सवाल। So जो individual taxpayers है, do you expect any increase in exemptions to the individual taxpayers, and do the government have cushion? So I read somewhere that even a 10,000 deduction, additional deduction will incur a loss of around 3,000 crores in revenue. So does the government has actual cushion for this? Absolutely, ये $1 million क्वेश्चन है, इनको हम बाद में ले लेंगे। सबसे पहले हम सबसे पहले वो जवाब ले लेंगे जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि बात करें मॉडल जो है, बिजनेस मॉडल काफी उसका टाइम जो है कम होते जा रहा है। पहले बिजनेस जो है काफी सालों तक चलते थे, अभी कम होते जा रहे हैं। One needs to understand everything depends on technology today. We always talk about something like BRICS country, that India being the exception and other 4 have fallen down. I'll share some numbers with you. In the last year, 2015, BRICS country, they have lost in terms of the revenue to 30%. Against that, there is a new term being coined, FANG. I don't know the younger generation knows about it. FANG is the 4 companies we are talking about. Facebook, followed by Apple, then the Felix, and the last being the Google. These 4 companies, when we talk about FANG,
these 4 companies' revenue rose by 250%. And all of we part of this technology, like the way we use WhatsApp. WhatsApp is telling that 1 year down the line, your zip drive will be redundant. Can you imagine? So that's the technology. So we can't blame technology. Technology is you have to change. If you fail to adapt, disaster. बिल्कुल, भारत सरकार ने इसी का एक प्रमाण दिया है कि हम चाहते हैं कि इनोवेटिव कुछ ना कुछ हो, स्किल इंडिया के जरिए और ज़्यादा इनोवेशंस जो है भारत में ज़्यादा से ज़्यादा हम आने वाले समय में आ जाए। और भारत का डेमो के डिविडेंड की बात करें तो यही एक एडवांटेज है भारत के लिए भी। बाकी कंपेरेटिव कंट्रीज से अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं जो क्रिएटिव माइंड्स है, जहाँ तक हम बात करें जो सिलिकॉन वैली में काम करते हैं या फिर बैंगलोर पुणे में काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो भारतीय है, जो स्टूडेंट्स है, उनके जरिए काम किया जाए। तो एक इनोवेटिव इंडिया की बात जरूर करेंगे और इसमें एक सिल्वर लाइनिंग जरूर होगी भारत के लिए आने वाले समय में। अगर हम बात करें नए कंपनीज की आने की और सर्वाइवल की, एक आखिरी सवाल जिससे पूछा था उन्होंने कि जिस प्रकार से टैक्सेशन फ्रंट में आखिर क्या रहेगा, जेब में आखिर क्या गिरेगा एट द एंड ऑफ द डे, क्या टैक्स मारेगा या फिर टैक्स बचाएगा इस साल? जी मैं I will give the answer on the 29th. But exemption limit तो ऊपर जाएगी, अब कितनी जाएगी नहीं पता है. And can I just add to something what this gentleman was asking about the business model and all? That is, the human being is very adaptive, and it is like this that, see, 20 years ago there was no mobile phone. Today mobile phone business I think is the largest industry in India, one of the largest, after maybe, I mean, apart from food and all, but as an industry, let's say textile would still probably be the largest. But I think mobile phones has become the largest, and there are just 3 or 4 companies. So people adapt, you know, what was not there, so you adapt to the business model. बिल्कुल, पीएम से बात करना चाहेंगे इस टैक्सेशन फ्रंट के बारे में, मैम स्पेशली. Can I also add a point about this innovation? Absolutely. You know, you spoke about innovation. The whole principle of innovation is disruptive. But I think that one of the things that we need to do is evolve those sectors, expand those sectors which are not very technologically driven. And one such sector is agriculture. And therefore, we need to look at innovation in a more holistic manner. About taxation, I think that we have to look at fiscal policy in a slightly more broad-based manner. Ultimately, if the government has revenues, it has money to invest. Now, it's a different thing that that revenue has not been used very productively. And in fact, the fiscal deficit, as was earlier talked about, is actually the reason for that fiscal deficit having gone to 4% and above is because of non-planned expenditures. So when we are talking actually about revenues, when we are talking about taxation, we need to look at how well it's linking to the larger prospect of investment. And let me just share something with you. Over the last 5 years, net capital formation in India has been practically nil, in certain sectors negative. So we need to link up the larger objective of fiscal policy with actually improving and expanding capital formation. बिल्कुल, एक सवाल हमारे पास है एक स्टूडेंट से यहाँ पर, हम उनसे पूछेंगे. जी बिल्कुल, एक मिनट. As we are all aware about different initiatives government is taking, like Make in India, Startup India, Digital India. So in this budget, there will be any special provisions for these initiatives? बिल्कुल, कोई स्पेशल प्रोविजन अगर हम बात करें इन महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स की तो बजट में किस प्रकार से होगा? जाहिर सी बात है कि इकोसिस्टम बनाने का काम सरकार ने किया है कि हम अगर बात करते हो कि स्टूडेंट्स हो जो कि कॉलेज से पास आउट हो, मैनेजमेंट की डिग्री हम बात करें, फिर इंजीनियरिंग की बात करें, तो उसके बाद स्किल तो जरूर, जाहिर सी बात है स्किल होंगे. तो अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए प्रावधान की जरूरत होगी और इसके लिए सरकार ने कई सारी योजनाएं चालू की है. अब इस साल के बजट में क्या क्या उम्मीद है कि इन योजनाओं पर कितना एलोकेशन होना चाहिए, किस प्रकार से इसका उपयोग होना चाहिए, तो कि ग्रास रूट लेवल पे इनका जो फायदा है युवाओं को मिले? जी सर, आपसे विजय सर. जो स्टार्टअप इंडिया है उसके लिए तो मुद्रा बैंक बनाई है और मुद्रा बैंक ने 25,000 स्टार्टअप्स को ऑलरेडी फंडिंग किया है. उनका टारगेट है कि 85,000 30 मार्च के पहले करना है. तो एक फाइनेंशियल मॉडल उन्होंने बनाया है इसके लिए कि सर्टेन अमाउंट तक करेंगे वो, एंड सर्टेन अमाउंट तक आपको ऑन द स्पॉट भी लोन देंगे या विद इन 15 डेज देंगे. एक स्कीम बनाएंगे. दूसरा, मेक इन इंडिया तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया तो एक स्लोगन है, विज़न है कि हमें जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसे इंडिया में बनाएं. तो अच्छी बात है और होना भी चाहिए. पहले हम काफ़ी चीज़ें बनाते थे जो हम आज इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए मेक इन इंडिया का एक स्लोगन बनाया. और जो भी स्कीम गवर्नमेंट लाती है उसका फाइनेंशियल सपोर्ट आता है. टैक्स इंसेंटिव हो या एक्साइज इंसेंटिव हो, कस्टम्स इंसेंटिव हो, कुछ ना कुछ वे में फाइनेंशियल सपोर्ट तो आता ही है. मगर एक रह जाता है कि इंटरेस्ट रेट, एक इंटरेस्ट रेट पे टिका हुआ है सब के. इंटरेस्ट बर्डन अगर ज़्यादा होगा तो आदमी ग्रोथ कैसे करेगा? दिलीप सर, टॉकिंग अबाउट द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, जिस प्रकार से हमने कहा कि
युवाओं की शक्ति है और जाहिर सी बात है कि डिजिटल इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रांति ला सकती है और भारत उसमें सबसे अग्रणी है। अगर इतिहास भी उठा के देखा जाए तो इस वक्त हम बात करें इसमें प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन इसमें होगा और किस प्रकार को युवा सरकार को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे इस पूरे कैंपेन के जरिए। आई थिंक इसमें अच्छी प्रगति हो रही है डिजिटल इंडिया में। तो अभी सब जगह यानी जैसे ई-कॉमर्स इतना बढ़ रहा है, वो डिजिटल है, सारी सिस्टम्स डिजिटल कंप्यूटर पे है। आई थिंक देयर इज नो रीजन टू कंप्लेन। कुछ और सवाल स्टूडेंट्स हमारे पास है यहाँ पे जी। So as our esteemed panelists spoke about how it's important to kickstart engines for manufacturing and infrastructure, but the one thing that is haunting India right now is energy. What are your expectations from this budget and how can we solve this energy crisis? बिल्कुल, एनर्जी के बारे में एक सवाल जाहिर सी बात है यहाँ पर आया है और कुछ सवाल हमारे साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, मुझसे ले लेंगे, बाद में फिर हम पैनलिस्ट के पास जाएंगे जी। Last year in the budget, government announced the gold monetization scheme. So, but in the whole year, it was not responsive by the public. So, will there be any increase in the interest rate in this year, this budget? जाहिर सी बात है। और एक सवाल जी। हाँ जी, मेरा सवाल भी पावर सेक्टर से ही रिलेटेड है। जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी इनपुट जो कि इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगती है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। और आज हम एनपीएस की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ दी एनपीएस आर फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पावर प्रोजेक्ट्स विच आर इन अ स्टेट ऑफ हॉल्ट समहाउ और दे आर अनेबल टू कंप्लीट, डेडलाइंस आगे बढ़ रही है। तो मेरा ये सवाल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने सरकार ने क्या स्टेप्स लेने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है एनर्जी के ऊपर ये सवाल उठा है यहाँ पर, जहाँ से बात करके ग्रोथ इंजन को अगर कहीं ना कहीं स्मूथ फंक्शनिंग करनी हो तो 24/7 एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे में भारत सरकार ने कहा है कि पावर ग्रिड हमने सेटअप कर लिया, हर जगह पर जो है बिजली 24 घंटे होगी, इसका कहीं ना कहीं प्रावधान सरकार ने किया हुआ है। तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं आने वाले समय में, जिस भारत सरकार का कार्यक्रम रहा है ये? विजय सर आपसे शुरुआत करेंगे हम इस बारे में। लास्ट ईयर से ये साल एनर्जी आउटपुट अच्छा है, और अगर लास्ट ईयर आपका 8 घंटा पावर कट था तो इस साल 4 घंटा है। मैं नहीं बोलता हूँ कि कंप्लीट हो गया है, बट गवर्नमेंट की फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स बताती है। और कई जगह पे पावर था ही नहीं, जैसे यूपी में कई जगह पे हफ्ते में 5 दिन पावर नहीं मिलता था, वहाँ अब 2 दिन नहीं मिलता है। सो सिचुएशन इंप्रूव होगी, गवर्नमेंट की इंटेंशन है। और जिस तरह से कोल ब्लॉक्स और ये सब दिए गए और गैस की प्राइजेस कम हुई है, उससे मुझे लगता है इंप्रूवमेंट होगा पावर में। जिस प्रकार से सोशल स्पेंडिंग होनी चाहिए सरकार की, कुछ लोगों की राय अलग है, लेकिन जहां तक बात करें कि जो निचला तबका है उसके उत्थान के लिए सरकार ने कई सारे स्कीम्स निकाले हैं। मनरेगा की हम बात करते हैं, साथ ही साथ अगर नए बात करें तो जिस प्रकार से कृषि फसल बीमा योजना की हम बात करते हैं, उसको भी सरकार ने तवज्जो दिया है, जो कि सरकार चाहती है कि इन सभी लोगों को मिले, लेकिन किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, किस प्रकार से स्पेंडिंग सोशल सेक्टर्स की आखिर की जाए, प्रावधान किए जाए। You know, this is a very important question because when we look at financial inclusion, and you will remember Jan Dhan Yojana, financial inclusion means that you also have the required financial instruments so that the smallest farmer, small in terms of income, so that the most underprivileged person can invest. And increasing the investment capacity of the most underprivileged, of the poorest person, is something that has not happened adequately. And therefore, I think that, besides giving allocations and besides increasing outlays, it's important to do 2 things. One is to create more employment. Because unless you create more employment at the grassroots, you're not going to have people coming and invest. And one is creating, as was mentioned, the right kind of financial instruments for saving and for investment and insurance. And in this context, I'd like to talk about the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Wonderful scheme. It needs a little bit of reviving. It needs a little bit of monitoring. And it can be a source of employment as many other schemes. So I think that what is important is also to carry forward what has been initiated. You've started with the first step of financial inclusion. You have to also carry forward and link employment generation with financial inclusion. I think that's important. हम उदय सर के पास आएंगे। जिस प्रकार से कहा कि जनधन योजना शुरू की, हालांकि कई सारी लोगों का रिस्पांस उसमें काफ़ी अच्छा रहा। जहाँ तक जो मिडिल क्लास तबका है, लोअर मिडिल क्लास तबका है, उनका ज़्यादा रिस्पांस इस योजना को मिला। तो एक इंक्लूसिव ग्रोथ की हम बात करते हैं, बजट में इंक्लूसिव ग्रोथ किस प्रकार से खोजने की कोशिश करेंगे? देखिए, again that the money which doesn't go to the poorer or lower section of society is most important. उसका अगर आप ख्याल करें तो पिछले बजट में हमने एक वर्ड कॉइन किया था जैम, जनधन, आधार एंड मोबाइल. And fortunately, we see that there is a lot of lacking in India as far as the mobile instrument is concerned. I'm talking about the rural area. So we have already crossed something about 100 crore connections.
So the connectivity is not an issue as of now. I'll just give a small example. In the 2008 crisis, there were some subsidies to be given in Poland. Now I don't compare the size of Poland and India, of course, but the day they decided to do that in the parliament, the fourth day the credit was given to those who were victims. The credit came in the bank accounts. I think we are going on that path now, and government has already taken a lot of efforts to actually cut down all those subsidies which were particularly in the gas sector. And the numbers are really alarming that the money was going to some wrong people probably. So this is wasteful expenditure which is being curtailed, and that can इस बारे में ध्यान देने की जरूरत है। जहां तक बात करें स्लीपेजेस की, तो सरकार को उस पर भी ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। जाहिर सी बात है, बात करें हम सोशल स्पेंडिंग्स की, वहां तो काफी इंपॉर्टेंट है, और उसमें करने कॉर्पोरेट सेक्टर की बिल्कुल सीएसआर एक्टिविटीज की बात करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है, छोटा सा ब्रेक ले, छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे और पूछेंगे एक रैपिड फायर सवाल हमारे सारे गेस्ट से कि आखिर उनसे क्या क्या उम्मीद है जो वित्त मंत्री अरुण जेटली से। लेते छोटा सा ब्रेक। An exclusive and easy finance option for e-commerce sellers. Introducing SBI Smart SME e-commerce loan. A collateral-free, fast online loan. For more details, log on to www.sbi.co.in. आज का थोड़ा कुछ कल का बहुत कुछ बन सकता है। इसीलिए LIC का जीवन शिखर, वन टाइम प्रीमियम इक्वल्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अरे भैया, कितनी सख्त जमीन है, जुताई करें तो कैसे करें? भैया कितने ट्रैक्टर आजमाए, सब बेकार। अब तो राजा को बुलाना ही होगा। राजा की ताकत और उसकी शान हर काम बनाए आसान। जब रास्ते कठिन होते हैं तो भरोसा इसी पर होता है। जब विकास की राह पर तेजी से चलना होता है, साथ यही देता है। जब सवाल जिंदगी की अहम बातों का होता है तो जवाब सिर्फ एक ही होता है। जब सब डाल दे हथियार तो राजा ही कर दे बेड़ा पार। कोई कुछ भी कह ले, राजा आखिर एक ही होता है। मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है, इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। आज का थोड़ा कुछ कल का बहुत कुछ बन सकता है। इसीलिए LIC का जीवन शिखर, वन टाइम प्रीमियम इक्वल्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। सपना नैया पार होगा, बड़ा सा घर अपने। इसके मन में 1 BHK, उसके मन में 4। मेरे बंगले से दिखे सीधा समंदर पार। 40वीं मंजिल पर चमकेगा स्टार अपना। अपना घर होता है हर किसी का सपना, और इस सपने को पूरा करे SBI होम लोन्स। डैड, अगले हफ्ते मैं कितने साल की हो रही हूँ? 18?
19? 18। तो पिछले साल की तरह कोई टेडी बियर या रोबोट मत लाना। देखना कहीं ये टेडी बियर तो नहीं है। देखो जरा। वाओ! थैंक यू डैड। एक पेंडेंट काफी होता। बेटी बड़ी हो गई है, उसके फ्यूचर के लिए छोटा छोटा नहीं, बड़ा इन्वेस्टमेंट। उसकी खुशी है हमारी तैयारी। LIC के सिंगल प्रीमियम प्लान्स, बार बार प्रीमियम नहीं, सिर्फ एक प्रीमियम का इन्वेस्टमेंट और जिंदगी भर की निश्चिंता। Introducing SBI FlexiPay Home Loan. Home loan EMIs to match your income today and tomorrow. Why wait till tomorrow when you can buy a dream home today? अब सिर्फ 31,000 रुपए में खुशियां घर लाइए। बजाज CT 100, खुशियों का जैकपॉट। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। स्वागत एक बार फिर आपका सबका बजट इस कार्यक्रम में। तो हालांकि आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और अब हमारे गेस्ट को हम पूछेंगे आखिर क्या क्या उनके सजेशंस है वित्त मंत्री अरुण जेटली से। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। विजय सर, बात करें तो कई सारे सुझाव सामने आए। स्टूडेंट्स ने कहा कि कुछ ना बात होनी चाहिए, इंडस्ट्री की कई सारी बात है, तो ऐसे में क्या क्या सुझाव होंगे आपकी तरफ से? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सर्विस टैक्स से एग्जम्पशन देना चाहिए, क्योंकि अगर 16% सर्विस टैक्स भरेंगे तो उतना 16% ग्रोथ कम होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। पहले पोर्ट और दूसरे सेक्टर्स में एग्जम्पशन था, वो भी लास्ट ईयर इन्होंने सर्विस टैक्स डाल दिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और रेलवेज और रोड, ये 4 सेक्टर में सर्विस टैक्स नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर सर्विस टैक्स होगा तो उतना परसेंटेज ग्रोथ कम होगी। बिल्कुल, और टैक्स जितना सिंप्लीफाई हो, टैक्स जितना सिंप्लीफाई हो उतना करने की ज्यादा जरूरत है। पिया जी, आपसे आपकी क्या उम्मीदें होंगी इस बजट से, क्या सजेशंस होंगे? आई थिंक अ वेरी फोकस्ड इनिशिएटिव टू expand capital spending in infrastructure, number one, and very clear and transparent move towards a clear and transparent tax regime, and a further impetus to subsidy reform. बिल्कुल। चंद्रराज जी, आपकी क्या मेरी दो सुझाव है। सुझाव नंबर 1, जो गैप रूरल और अर्बन एरिया में है उसको रिड्यूस करना चाहिए। उसमें एजुकेशन में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, उसमें इंक्लूजन, एक्सपांशन एंड सस्टेनेबिलिटी का विचार करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है, एक तरफ डेवलपमेंट की तरफ से हम ध्यान देते हैं, दूसरी तरफ माल न्यूट्रिशन है, उसके बाद स्टारवेशन है, पॉवर्टी है, उसको रिड्यूस करना चाहिए। बिल्कुल। उदय सर जी, आपके सुझाव? द बर्निंग क्वेश्चन, GST कब इम्प्लीमेंट होगा? दैट इज व्हाट द एक्सपेक्टेशन। जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री को बहुत और उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हम लोग बात कर रहे हैं, तो लैंड रिफॉर्म्स एंड to help the corporates, also the labor reforms. These are nearly looked into this budget. दिलीप सर जी, आपके सुझाव? Mine is simple: implement your earlier proposals, spend on infrastructure. एब्सोल्युटली। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप सभी गेस्ट का जाहिर सी बात है कुछ सुझाव हमारे सामने आए थे कि आखिर किस प्रकार से जो है इस बजट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर देनी चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि पोट्री काफ़ी छोटी है लेकिन उम्मीदें काफ़ी बड़ी है। ऐसे में सबकी उम्मीदें किस प्रकार से जो है मेट की जाएगी ये भी देखना होगा, कौन सी प्राथमिकताएं होगी वित्त मंत्री की ये भी देखना होगा, और किस प्रकार से आने वाले समय में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जरिए लोगों को किस प्रकार से और सुविधा मिले, यहाँ देखने की कोशिश जो है सरकार जरूर करेगी इस बजट में। इस अपेक्षा के साथ मुंबई का ये कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।